आज की वीडियो डेडिकेटेड है हमारे सरकारी बाबुओं के ऊपर। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पूरे देश का भार इन्हीं के नाजुक कंधों पर है। इतने बड़े देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है। हम बड़ी आसानी से इनके ऊपर उंगली उठा देते हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात खून पसीना एक करके हमारे देश को नंबर 2 पे पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हमारे शहरों को ज्यादा सुंदर बनाना हो, या एनवायरमेंट के लिए काम करना हो। हमारे सिविल सर्वेंट्स को जितना क्रेडिट दे दो उतना कम है। अपनी पूरी जिंदगी वो इस देश के लिए न्योछावर कर देते हैं। बदले में उन्हें क्या मिलता है? जनता की फटकार, सैलरी के नाम पर पीनट्स। जितना सेल्फलेसली देश के लिए हमारे सरकारी बाबू काम करते हैं, उतना देश प्रेम शायद ही किसी देश के ब्यूरोक्रेट में होगा। जिस टाइम आप एसी में बैठ के उन्हें सोशल मीडिया पे गाली लिख रहे होते हो, उस टाइम वो चुपचाप सिर नीचे करके अपना काम कर रहे होते हैं, सिर्फ आपके लिए। कितने बाबू ऐसे हैं जो आईआईटी आईआईएम से निकलकर महीने के लाखों कमा रहे थे, लेकिन उन्हें आपकी तरह कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना था। उन्हें देश में बदलाव देखना था, इसलिए खुद की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली। आपकी तरह ब्लेम गेम नहीं खेला, खुद सिस्टम को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आज देश के किसी भी कोने में जब भी कोई नागरिक सिस्टम के हाथों निराश होता है, उसके पीछे एक बाबू ही तो होता है जिसका दिल रोता है। अपनी बेबसी को भुलाकर एक चाय की चुस्की लेकर फिर से वो देश निर्माण में लग जाता है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ जेम्स ऑफ बाबूस की बात करूंगा जिनकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। आइए देखते हैं। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है हम जितना पॉलिटिशियंस को हेट करते हैं, जितना पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, उसका आधा भी अगर इन बाबूस को करने लगे तो देश की थोड़ी सी हालत सुधर जाएगी। आप खुद सोच के देखो, हमारे देश में एक आम आदमी कितना होपलेस होगा कि जब किसी बाबू के बड़े करप्शन की न्यूज आती है तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि एस्पिरेंट्स को नई मोटिवेशन मिल गई है। पियून की जॉब के लिए आईआईटी आईआईएम के ग्रेजुएट लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि पेपर पे सैलरी 25,000 है, लेकिन टेबल के नीचे से एक महीने में जितना पैसा आ जाएगा उतना वो कॉर्पोरेट की नौकरी में जिंदगी भर में नहीं कमा पाएगा। ये देखो, कुलदीप यादव जी मध्य प्रदेश के एक बैंक में 30 साल तक पियून थे। प्रमोशन एक भी नहीं मिला, लेकिन जब रेड पड़ी तो डुप्लेक्स बंगलो, 5 बड़े घर, 2 लग्जरी कार और दुनिया भर का धन दौलत इकट्ठा करके रखा था इन्होंने। सोचो, ये एक कॉर्पोरेटिव बैंक के पियून थे, और कितने बाबूज इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और करप्शन का कितना ज्यादा स्कोप बनता है। अब वैसे तो करप्शन चाइना में भी है। इनफैक्ट खुद शी जिनपिंग ने कुछ टाइम पहले कहा था कि उनकी पार्टी के जो बिगेस्ट थ्रेट है वो करप्शन है। चाइना में आए दिन कोई ना कोई बाबू करप्शन के चार्जेस में पकड़ लिया जाता है। बल्कि चाइना के सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर, चाइनीज आर्मी के टॉप एडमिरल, ऑयल एंड गैस कंपनी का चेयरमैन तक करप्शन के चार्जेस में पकड़े जा चुके हैं। इस लेवल पर चाइना में करप्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी चाइना चोंकिंग जैसी सिटीज, जिसे देखकर हम ये सोचते हैं कि इंडिया के बाबूज तो ऐसे ड्रीम भी नहीं कर सकते, इसलिए बना पा रहा है क्योंकि वहां पर करप्शन जरूर है, लेकिन अपनी जेब भरने के बाद जो काम किया जाता है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जैसे ही कोई सिस्टम के साथ बाबू छेड़छाड़ करता है, तुरंत करप्शन के केसेस में धर लिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के बाबू अपनी जेब तो भरते हैं, लेकिन उसके बाद काम भी फॉर्मेलिटी के लिए ही करते हैं। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता कि पुल टूटेगा या कितने लोग दब के मर जाएंगे, सड़क के गड्ढों में कितने एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बाबूस को कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हमारे बाबूस कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल क्रिएट करते हैं। ये मुंबई के गोखले ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा। बीएमसी को गोखले ब्रिज और एक फ्लाईओवर को कनेक्ट करना था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन पूरी हुई तो पता चला कि दोनों ब्रिजेस अलाइंड ही नहीं है। ये फोटो देखो, ब्रिज और फ्लाईओवर के बीच में कितना बड़ा गैप है। मुंबई का ये वाला विक्रोली फ्लाईओवर देख लो, 3 लेन्स का है, लेकिन ट्रैफिक 2 वे जा रहा है। कोई सेंस है इस बात का? या तो 4 लेन बना के बीच में डिवाइडर डाल देते, या तो फिर 3 लेन ही बना के 1 वे रख देते। ये तो कुछ भी नहीं है। भोपाल का ये फेमस 90 डिग्री वाला ब्रिज तो आपने देखा ही होगा। इसे बनाने में 3 साल और 18 करोड़ रुपए लगे थे। इसकी फोटो वायरल हुई, इतनी इनकी तारीफ हुई, फिर भी पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने पता क्या रिप्लाई दिया कि वहां पे जगह कम थी, इसलिए कम स्पेस का ध्यान रख के हमने इस तरह से डिजाइन कर दिया था। उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पे कोई हैवी व्हीकल तो आते नहीं है, यानी उनके हिसाब से गाड़ी बाइक वालों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आईक्यू है हमारे देश के बाबुओं का, वो भी पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर का। फिर कंट्रोवर्सी हुई तो एनएचएआई को बुलाया गया, जिन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि ब्रिज अनसेफ है और उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से इसको सही किया जाना चाहिए। यानी कि टाइम भी और लगेगा और हमारे टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद होगा। इससे भी मजे की बात यह है कि जब भोपाल के इस ब्रिज की फोटोज वायरल हुई तो पता चला कि आंध्र प्रदेश में ऐसे 3 और इंजीनियरिंग मार्वल्स क्रिएट हो चुके हैं। बिहार के फेमस ब्रिज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 9 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 3 बार ऑलरेडी गिर चुका है। इस 3 किलोमीटर के ब्रिज की कॉस्ट पता है क्या है? 1710 करोड़, और ये ऑलरेडी 3 बार गिर चुका है।
बिहार में तो पिछले साल 2 महीनों के अंदर 15 ब्रिज गिरे थे। जरा इमेजिन करके देखो कितना टैक्स पेयर का पैसा यहां बर्बाद हुआ होगा और कितना उन्हें दोबारा बनाने में और बर्बाद होगा, और इन सब में कितने लेवल पे करप्शन चल रहा होगा। बिहार वैसे भी अपने आप में अलग ही लीग में चलता है। बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लॉक टावर बनाना था। ये देखो क्या वर्ल्ड क्लास क्लॉक टावर बनाया गया है, वो भी 40 लाख रुपए से। ऊपर से इनॉग्रेशन होने के सिर्फ एक दिन के अंदर घड़ी चलना बंद हो गई थी। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के बाद अब इसे दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे। ये लखनऊ का फ्लाईओवर देखो, किसी के घर में घुसा दिया है, पूरा लैंड एक्विजिशन किया ही नहीं। जिसके घर बीच में थे वो कह रहे थे कि हमें सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्लाईओवर उनके घर में घुसा के छोड़ दिया है। अरे सब कुछ छोड़ के ये देखो, शायद मोदी जी का यहाँ से कोई रोड शो निकल रहा था, प्रॉपर फुटपाथ रेलिंग के साथ ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन किसी जीनियस बाबू ने सोचा कि मोदी जी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दी जाए, इसलिए लोहे की रेलिंग के आगे रोड खोद के स्पेशल बैम्बू की रेलिंग बनाई गई है। मुझे लगता है इस आइडिया को सोचने वाले अनसंग फेसलेस हीरो को अगले पद्म अवार्ड में पद्मश्री तो दे ही देना चाहिए। आपने शायद देखा होगा कि आजकल लोग ट्विटर पे कुछ फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें हमारे शहरों की रियलिटी वर्सेस पोटेंशियल शो किया जा रहा है। जैसे ये देखो, ताजमहल का बैकयार्ड है। ताजमहल दुनिया के 8 वंडर्स में से एक है, लेकिन इससे थोड़ी ही दूर गंद मचा रखी है। नीचे ये जो पोटेंशियल दिखाया जा रहा है, मैंने जब देखा तो लगा कि यार ये तो एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम है, ऑलरेडी वहां ऐसा बना होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये देखो, अगर हमारे बाबूज बेयर मिनिमम काम भी करने लग जाए तो हमारी सिटीज ऐसी दिख सकती हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा इन पोटेंशियल वाली फोटोज में ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पेड़ पौधे हैं। एक शहर को थोड़ा एस्थेटिक या सुंदर दिखाने में छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक चीज शायद आपने भी नोटिस की होगी कि आजकल जहां भी कोई नया हाईवे एक्सप्रेसवे बनता है, रोड साइड पे पाम ट्री लगे हुए दिखाई देते हैं, बल्कि डिवाइडर पे भी आजकल ये दिखता है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इंडिया जैसी एक हॉट कंट्री में जहां साल के 8 महीने टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर रहता है, यहाँ पर नीम जैसे पेड़ लगने चाहिए जो बड़े होकर फैल जाते हैं, ज्यादा शेड प्रोवाइड करते हैं। न्यू दिल्ली के एरिया को देखो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीनरी है, बड़े बड़े घने पेड़ लगे हुए हैं, लगता है कि हम देश की कैपिटल में बैठे हुए हैं। लेकिन ये बेसिक एस्थेटिक भी हमारे बाबूज को समझ में नहीं आता है। किसी ने दुबई की फोटो देख ली होगी और वहां से आइडिया लाके यहाँ पे छाप दिया कि भैया आपसे पाम ट्री लगाए जाएंगे। एस्थेटिक्स के नाम पर हमारे बाबूज का पीक डिजाइन ये मछली की शेप की बिल्डिंग है। इमेजिन करो कि कितना एस्थेटिक सेंस लगा के इस डिजाइन का अप्रूवल लिया गया होगा, और वो अप्रूवल मिल भी गया। आप जरा सोच के देखो कि नालंदा जैसी एंशिएंट यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने का मौका मिले तो कितना जबरदस्त डिजाइन बन सकता है ना? लेकिन हमारे बाबूज ने क्या बनाया है जरा देखो। मुझे पता है कि इसके पीछे का आइडिया ये रहा होगा कि हमें पहले जैसी यूनिवर्सिटी को रीडिजाइन करना है, लेकिन ये दुनिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, वो ग्रैंडनेस इसमें अब दिखाई नहीं दे रही है। मैंने भी इस पे ट्वीट किया था और कुछ लोगों ने अपने रिप्लाईज में अपने आइडियाज डाले हैं, और देखो कितने बढ़िया आइडियाज हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या आइडिया है। नई यूनिवर्सिटी भी पुरानी दिख रही है, कुछ मॉडर्न टच ही दे देते, लेकिन फिर मॉडर्न के नाम पर भी इन्हें सिर्फ ग्लास बिल्डिंग बनानी आती है। वैसे नोटिस करो तो हमारे जो मोस्टली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ब्लैंड, सिंपल और मिनिमलिस्ट दिखाई देते हैं। वैसे तो ये चीज अगर आप देखो तो पूरी दुनिया भर में हो रही है कि मिनिमलिस्ट डिजाइन को प्रेफर किया जा रहा है। ये चीज आपने लोगोज में भी नोटिस की होगी, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर काफी यूनिक है और इसका नेचर भी काफी मैक्सिमलिस्ट रहा है। हमारे पुराने टेम्पल्स की इंग्रेविंग देखो, म्यूरल पेंटिंग्स जैसे यूज होती हैं उसको देखो, वो सब आज भी कितना अच्छा लगता है। इवन हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो भी कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है और इसीलिए अच्छा लगता है। ओल्ड यूरोपियन आर्किटेक्चर भी एकदम मैक्सिमलिस्ट है। ओल्ड टेम्पल, कैथीड्रल, चर्चेज हमें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि उनमें एक कैरेक्टर होता है, एक कारीगरी होती है, और इसी चीज की आज के मॉडर्न इंफ्रा में भयंकर कमी दिखाई देती है। लेकिन एक चीज जिसमें हमारे बाबू बिल्कुल कमी नहीं छोड़ते वो है लाल पीली लेजर लाइट्स। अच्छी से अच्छी जगह में ये लेजर लाइट लगा के पूरा हक देते हैं। ये देखो, ऐसे आपको कितने सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, दिन भर अच्छा लगता है, लेकिन शाम होते ही जैसे लेजर लाइट चलती हैं पूरा मूड खराब हो जाता है। आप कभी भी नोटिस करना, एक जो वार्म टोन की येलो लाइट होती है वो लेजर लाइट से 1000 गुना अच्छी लगती है। ये देखो, ये वीडियो कोटा की है जिसे टियर 2 सिटी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ लाइटिंग की वजह से कितना सुंदर लग रहा है। राम मंदिर में भी थैंकफुली वार्म लाइट यूज की गई है और कितना भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है, कितना आई प्लीजिंग है, कितना एस्थेटिक है।
इसी तरह से आप हमारे देश का राष्ट्रपति भवन देखो, कितना सुंदर लगता है। और दूसरी तरफ है ये आईसोर। आपने कभी ये सोचा है कि वही सेम कांच की बिल्डिंग भारत में भी है और वही दुबई में भी है, लेकिन फिर भी दुबई और किसी भारतीय सिटी के बीच में देखो तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ये देखो, सोचो ये वीडियो किस देश की हो सकती है। ये वीडियो किसी रिच कंट्री की नहीं, बल्कि एक अफ्रीकन देश इथियोपिया की है। 2 साल पहले तक यहां सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी। इनकी पर कैपिटा इनकम पता है कितनी है? $1100 और हमारी है $2700। फिर भी हमारे शहर ऐसे नहीं दिखाई देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, बल्कि डिजाइन और एस्थेटिक सेंस की प्रॉब्लम है। हमारे यहां पर बाबूस को काम से ज्यादा शिष्टाचार की चिंता है। ऐसी न्यूज आपने देखी होगी, समोसे सर्व नहीं किए इसलिए हिमाचल में एक सीआईडी के डीजी ने इंक्वायरी बिठा दी। यूपी में तो इस बात पे इंक्वायरी बैठ गई थी कि एक मीटिंग में सारे ऑफिसर्स की चेयर पे व्हाइट टॉवल था और उस मीटिंग में जो एमएलसी और एमएलए थे उनके चेयर पे नहीं था। सिर्फ इस बात के लिए यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने एक स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग करी, ये जानने के लिए कि ये प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। जबकि इसी टाइम पे आप देखो यूपी में ये वाला एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि एक टूटे हुए ब्रिज को ऐसे ही छोड़ रखा था बिना बैरिकेडिंग या किसी वार्निंग के। तो मतलब एक टूटे हुए ब्रिज के आगे वार्निंग लगाने से ज्यादा जरूरी यह है कि इनकी कुर्सी में सफेद टॉवेल क्यों नहीं डाला जा रहा है। ये देखो, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने चाय बिस्कुट मांगे और स्टाफर ने चाय के साथ में दालमोट ले आए तो मिलॉर्ड को गुस्सा आ गया और स्टाफर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ऐसे ही थोड़ी 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हमारे देश के अंदर। इसे कहते हैं पावर ट्रिप। ये देखो, एक आईएएस आईपीएस कपल होगा, उनके घर पे 56 कांस्टेबल ड्यूटी में लगे हुए थे, सबको अपने नौकरों की तरह लगा रखा था। और इसी के लिए हमारे देश में करोड़ों बच्चे दिन रात सरकारी नौकरी की तैयारी में घिसते पिटते रहते हैं कि बस एक पियून की नौकरी लग जाए, बस उसके बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी। वजहपुर का एक मीम है कि जब तक देश में सनीमा रहेगा लोग बनते रहेंगे। मेरे हिसाब से जब तक देश में बाबुओं का राज रहेगा तब तक आम आदमी का ऐसे ही कटता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज के बारे में आपने सुना होगा, या अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने इलेक्ट होते ही क्या किया ये शायद आपने सुना होगा। 48,000 बाबुओं को टाटा बाय बाय कर दिया जो सिर्फ बैठ के अपनी सीट गर्म कर रहे थे। कांग्रेस के बड़े सपोर्टर तहसीन पूनावाला भी यही प्रपोज कर रहे हैं कि भारत में 50% ब्यूरोक्रेसी को कट किया जाना चाहिए, और मैं इस व्यू से बिल्कुल सहमत हूं और ये काम डूएबल भी है। इतने सारे बाबुओं की सैलरी और पेंशन का खर्चा हमारे देश के पास बचेगा जो किसी अच्छे काम में लगाया जा सकता है। इसके अलावा हमें लैटरल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो लोग किसी भी फील्ड में 25-30 साल से काम कर चुके हैं, सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनको सरकार हायर कर सकती है। वरना हमारे बाबू एक एग्जाम क्लियर करके आते हैं और पूरी जिंदगी कभी किसी मिनिस्ट्री में चले गए, कभी किसी दूसरी में चले गए, कोई स्पेशलाइजेशन तो होती नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं मोस्टली आईएएस बीटेक होते हैं, मैं इनकी रियलिटी भी आपको दिखा देता हूँ। मैकेनिकल आपने पढ़ा है, आईसी इंजन आप पढ़ाते थे, मुझे बताइए कि एमपीएफआई इंजन एक कार्बोरेटर इंजन से कैसे अलग होता है? सर कार्बोरेटर इंजन में सर कार्बोरेटर यूज करते हैं और गुड, एमपीएफआई में एमपीएफआई यूज करते हैं। सर Am I talking to an engineer? इमेजिन करो कि हमारे पीडब्ल्यूडी में अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट और प्लानर्स आ जाएं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उन्हें प्राइवेट सेक्टर जितनी सैलरी ऑफर की जाए। इसरो के चीफ साइंटिस्ट ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि आईआईटीएंस इसरो में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसरो का पे स्ट्रक्चर देख के वो भाग जाते हैं। अब आप सोच के देखो, किसी स्टूडेंट को अगर महीने के लाखों रुपए कोई प्राइवेट कंपनी दे रही हो तो वो शायद ही कभी इसरो में ज्वाइन करना चाहेगा। आजकल तो भारत के अंदर ही स्पेस रिसर्च वाली इतनी प्राइवेट कंपनी आ चुकी हैं, बाहर जाने के ऑफर मिलते हैं। इसीलिए जो सिस्टम है ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर की सैलरी नहीं मिलेगी, ये बहुत फ्लॉड है, क्योंकि एक कैबिनेट सेक्रेटरी की हाईएस्ट सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है, जो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इतनी सैलरी तो इसरो के एक जूनियर साइंटिस्ट को देनी पड़ेगी अगर आपको आईआईटीएंस को अट्रैक्ट करना है। अदरवाइज या तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर की जॉब पकड़ लेंगे, या तो वो यूपीएससी सिर्फ इसलिए निकालेंगे क्योंकि उन्हें भी जनरेशनल वेल्थ का इंतजाम करना है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।